Salam students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss physics class 11 chapter 3 forces and motion MCQs. Now MCQ number 1. A ball is thrown vertically upward at 19.6 meter per second for its complete trip up and back down to the starting position. Its average speed is 19.6 meter per second, 9.8 meter per second, 6.5 मीटर पर सेकंड या 4.9 मीटर पर सेकंड। तो अब हमारे पास जो है वर्टिकल अपवर्ड वेलोसिटी दी हुई है 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अब हमसे पूछे कि जब उसका कंप्लीट ट्रिप होगा, मतलब जब ऊपर जाएगी और वापस नीचे आएगी स्टार्टिंग पोजीशन पर, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो इस वजह से हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अगर हमारे पास वेरिएबल ज्यादा होते तो फिर हम क्या करते, उस हिसाब से जो है उनकी डिवीजन करते। नाउ जो हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है फॉर अपवर्ड वो है 19.6, तो 19.6 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। Now MCQ number 2. If you throw a ball downward, then its acceleration immediately after leaving your head, assuming no air resistance, is 9.8 meter per second square, more than 9.8 meter per second square, less than 9.8 meter per second square, और पार्ट डी है जी स्पीड ऑफ थ्रो इज रिक्वायर्ड फॉर आंसर। अब जब हमने बॉल को डाउनवर्ड थ्रो किया है अपने हाथ से, और जब बॉल ने हमारे हाथ को लीव किया तो उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगी। और इसमें जो हमने एयर रेजिस्टेंस को एज्यूम नहीं करना, मतलब हमने एज्यूम करना है कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रीजन क्या है जी कि जब हम बॉल को थ्रो करेंगे डाउनवर्ड, तो जो एक्सेलरेशन आफ्टर लीविंग योर हैंड्स इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो इक्वल टू होगी वैल्यू ऑफ जी के, जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब नियर द surface of earth the acceleration due to gravity is approximately 9.81 meter per second square in the downward direction। और जो g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू क्या है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास जैसे ही हमने बॉल को रिलीज किया फ्रॉम आवर हैंड और वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट करना स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही होगी वो क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी सिर्फ और सिर्फ जो उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी। तो इसकी वजह से जो उसकी एक्सेलरेशन है वो भी इक्वल टू होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Now MCQ number 3. The time rate of change of momentum gives force, impulse, acceleration and power। जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है यानी कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया उसका ऑप्शन ए फोर्स। रीजन क्या है जी, फोर्स इज आल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। प्रूफ F इज इक्वल टू एम ए। अब ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब m को जो है वो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो m इंटू वी होता है वो क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो अब यहाँ पे क्या है m और फाइनल वेलोसिटी, तो हम इसको लिख देंगे फाइनल मोमेंटम, और m इंटू इनिशियल वेलोसिटी को हम लिख देंगे इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, और f आ जाएगा जी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ MCQ नंबर 4. The area between the velocity time graph is numerically equal to, जो एरिया होता है velocity time graph का वो हमें क्या दे रहा होता है, velocity, displacement, acceleration या time। तो जो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट। रीजन क्या है, द एरिया बिटवीन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है उससे हम जो है डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की निकालते हैं। In other words, it's equal to the distance traveled by the object। जो वो इक्वल होगा जितना डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने इन अ यूनिट टाइम।
दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है, यानी कि अगर हमने वेलोसिटी लिखना हो तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एरिया क्या होता है कि हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया आता है। तो वेलोसिटी और टाइम को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकलेगी। नाउ एमसीक्यू नंबर 5। If the slope of velocity time graph gradually decreases, then the body is said to be moving with positive acceleration, negative acceleration, uniform velocity और zero acceleration। अब जब velocity time graph का जो ग्राफ है वो स्लोली डिक्रीज कर रहा है और जो स्लोप है वो भी डिक्रीज कर रहा है, तो जो बॉडी होगी वो किस पोजीशन में होगी? तो इसका जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो रीजन क्या है जी कि जब हमारा जो ग्राफ है वो डिक्रीज करे तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे गाड़ी है या बॉडी है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन शो कर रही है। तो जो हमारी बॉडी है वो मूव कर रही है विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं जो हमारी स्पीड एक्सेलरेशन है बॉडी की वो क्या है, डिक्रीज हो रही है, देयर इज रिटार्डेशन। This means that the velocity is decreasing over time in the positive direction। ठीक है, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। Now MCQ number 6. A 7 kg bowling ball experiences net force of 5 Newton. What will be its acceleration? Mass और फोर्स दी हुई है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। 35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 0.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जब न्यूटन सेकंड F इज इक्वल टू एम में लगाएंगे तो वहां से सिंपली हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 0.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F is equivalent to ma, a is equivalent to f over m, तो 5 divided by 7, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी जी 0.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ एमसीक्यू नंबर 7 है जी, ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन सेकंड, न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन मीटर। तो जो ऐसा यूनिट है इम्पल्स का वो क्या है, न्यूटन सेकंड। रीजन क्या है जी, इम्पल्स को हम लिखते हैं जी फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का गया न्यूटन और टाइम का गया सेकंड, तो ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन सेकंड। A ball with original momentum 4 kg meter per second hits a wall and bounces straight back without losing kinetic energy. The change in momentum of the ball is plus 4 Newton second, minus 4 Newton second, 8 Newton second square और minus 8 Newton second। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी minus 8 Newton second। रीजन क्या है जी, जो हम सिंस द बॉल बाउंसेस बैक विदाउट लूजिंग काइनेटिक एनर्जी, बॉल ने बाउंस बैक किया है काइनेटिक एनर्जी को लूज किया बगैर, तो जो उसकी स्पीड है और जो मैग्नीट्यूड है मोमेंटम का वो मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होगी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 8 kg मीटर पर सेकेंड। Since the force that the ball exerts on the wall is equal and opposite to that exerted on it by the wall, जो फोर्स बॉल वॉल के ऊपर एक्सर्ट कर रही है वो इक्वल होगी इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन उस फोर्स के जो कि वॉल उस बॉल के ऊपर एक्सर्ट कर रही है। द इम्पल्स exerted on the wall is equal in magnitude to that exerted on the ball। जो इम्पल्स exert हो रहा है वॉल के ऊपर वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट होगी उसकी डायरेक्शन टू दैट ऑफ मोमेंट इम्पल्स जो कि एक्सर्ट हो रहा है बॉल के ऊपर। Now MCQ number 9. A body is traveling with a constant acceleration of 10 meter per second square. If S1 is the distance traveled in first second and S2 is the distance traveled in second, which of the following shows a correct relationship between S1 and S2? S1 is equivalent to S2, S1 is equivalent to 3 times of S2, S2 is equivalent to 3S1 और जो ऑप्शन डी है वो है जी 2 into S2 is equivalent to 3 into S1। अब जो बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब जो डिस्टेंस है फर्स्ट ट्रेवल के लिए, ठीक है, वो और जो सेकंड ट्रेवल डिस्टेंस में जो सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो S1 और S2 है। तो अब हमने बताना है कि जो करेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन S1 एंड S2 वो क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, S2 is equivalent to 3 into S1। रीजन क्या है जी, अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है S is equivalent to VIT plus 1/2 AT square। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है,
सो एस इज इक्वल टू 1/2 AT²। अब जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो गिवन है 10 और फर्स्ट सेकंड के लिए अगर हम करें तो टाइम क्या लेंगे 1। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास एस आ जाएगा जी 5 मीटर। ठीक है, अब अगर हम इसको लेते हैं फॉर सेकंड तो हमारे पास टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा 2 सेकंड्स। तो ये हमारे पास एस आ जाएगा जी 20 मीटर फॉर टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो अगर S1 हमारे पास 5 मीटर है तो S2 कितना है 15 मीटर है, क्योंकि जो S हमारे पास S2 आया है वो 20 मीटर है फॉर सेकंड। तो मतलब उसने S1 तो कवर कर लिया था, लेकिन सेकंड में उसको जाने के लिए 15 मीटर और कवर करना पड़ा। तो 5 + 15 हमारे पास जो S है वो टोटल 20 आ जाएगा। तो अब अगर हमारे पास S1 5 है और S2 15 है तो मतलब क्या है, S2 इज 3 टाइम्स ऑफ S1। ठीक है, तो S इज इक्वल टू S1 प्लस S 3 टाइम्स ऑफ S2। नाउ अब जो हमारे पास S है वो क्या आएगा, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 20 मीटर। 5 + 15 इज इक्वल टू 20। तो S2 क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ S1। Now MCQ number 10. During projectile motion, the horizontal component of velocity s changes with time, becomes zero, remains constant, increase with time. जो horizontal component है velocity का वो क्या होगा, इसका correct option है remains constant. Reason क्या जी, during projectile motion the horizontal component of velocity remains constant. This is fundamental principle of projectile motion. जो fundamental principle है projectile motion का वो ये कहता है कि जो horizontal component है वेलोसिटी का फॉर प्रोजेक्टाइल वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा फॉर द होल जर्नी। When an object is launched with an initial velocity at an angle to the horizontal, the initial velocity can be broken down into two components, horizontal and vertical. जब हमने ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया है at an angle to the horizontal, तो जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी इन टू कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अदर इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो की पॉइंट है वो ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देयर इज नो एक्सेलरेशन एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जैसे कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो क्या होगी, जीरो होगी। तो उसका क्या मतलब हुआ, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो जीरो है। वो तभी होगी जब हमारी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द एंटायर ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इट डजंट चेंज एज द प्रोजेक्टाइल राइजेस, फॉल्स और मूव्स हॉरिजॉन्टली। ये जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, इट रिमेन्स कांस्टेंट। Now MCQ number 11. A projectile is thrown horizontally from a 490-meter high cliff with a velocity of 100 meters per second. The time taken by a projectile to reach the ground is, जो time projectile को ground तक आने में लगा है वो कितना होगा, 2.5 सेकंड, 5 सेकंड, 7.5 सेकंड या 10 सेकंड। तो जो इसका करेक्ट क्वेश्चन है वो ऑप्शन डी 10 सेकंड। रीजन क्या है जी, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT² और a को हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ले लिया है g, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी s इज इक्वल टू 1/2 GT²। ठीक है, तो 490 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। तो जब हम इसको टी स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो जब हम 100 का स्क्वायर रूट लेंगे फॉर कैंसिलिंग द स्क्वायर ऑन टी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होगा, 10। तो हमारे पास टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड आ जाएगा। Now MCQ number 12. A projectile is launched at 45 degrees to the horizontal with an initial kinetic energy. Assuming air resistance to be negligible, what will be the kinetic energy of the projectile when it reaches its highest point? A projectile launch हुआ है at 45 degrees to the horizontal with an initial kinetic energy E. तो हमारे पास क्या है, एयर रेजिस्टेंस को हम ज्यूम करते हैं कि नेग्लिजिबल है। तो अब हमने बताना है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है जब वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो क्या होगा, 0.50। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। रीजन क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज गिवन बाय 1/2 m v नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर ऑफ थीटा।
वेयर जो m है वो है mass ऑफ प्रोजेक्टाइल, v नॉट है जी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल और थीटा है जी लॉन्च एंगल। तो अब जो हमारे पास जब 45 डिग्री एंगल है तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 45, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर ऑफ 45। और इसको अगर हम रेडियंस में लिखें तो रेडियंस में हो जाएगा पाई बाय 4। तो कॉस ऑफ पाई बाय 4 का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो कॉस ऑफ पाई बाय 4 होता है वो होता है 1/√2। तो 1/√2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 विल मेक 1/4 इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर। तो अब जब हम इसको इन टर्म्स ऑफ ई लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू ई। तो जो हमारे पास 1/4 होता है वो रिप्रेजेंट करता है 0.25। तो जो हमारी एनर्जी होगी वो हो जाएगी 0.25 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नाउ एमसीक्यू नंबर 13। To improve the jumping record, the long jumper should jump at an angle of 30 degree, 45 degree, 60 degree और जो ऑप्शन दी है वो है 90 डिग्री। तो अगर हमने जंपिंग रिकॉर्ड को इम्प्रूव करना है तो जंपर को चाहिए कि वो जंप करे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। रीजन क्या है जी, द रेंज इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी तो 45 डिग्री के ऊपर, तो उससे जो हमारी जंपिंग रिकॉर्ड है वो अच्छा है। नाउ एमसीक्यू नंबर 14। Range of projectile on a horizontal plane is same for the following angles: 15 degree and 18 degree, 43 and 47, 20 and 80, 52 and 62 degree। तो जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो तब सेम होगी किसी भी दो एंगल्स के लिए जब उनका सम जो है वो 90 हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 43 डिग्री एंड 47 डिग्री। अब आप इसको चेक करें, जो 43 डिग्री है और 47 डिग्री इनका जब सम लेंगे तो वो 90 के इक्वल आएगा। तो तमाम एंगल जिनका सम 90 के इक्वल हो उनके लिए जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो सेम रहेगी। Range of projectile on a horizontal plane is same for the angle whose sum gives the number 90. So the 43 and 47 are the angles whose sum gives the number 90. So they have the same range of projectile on a horizontal plane. Now that's all about the MCQs of chapter number 3. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to the friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which we are uploaded in future. Inshallah, in our next video, we will discuss comprehensive questions of chapter number 3. Till that time, take care. Allah Hafiz.